Hello everyone, welcome to all of you श्री एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था 15th ग्रुप एलिमेंट्स में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। सेकंड पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से फर्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर हम फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में इनकी रिएक्टिविटी किस तरह की है, किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ हमें इनके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कहें ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर्म EH3 टाइप हाइड्राइड, EH3 टाइप हाइड्राइड। Here E means element of this group, means 15th group element, and these elements have 3 valencies, so these can form EH3 type hydride. For example, अगर हम इसमें बात करें, जैसे अगर नाइट्रोजन है तो NH3 बनेगा, अगर फास्फोरस है तो PH3 बनेगा, अगर हमारे पास में आर्सेनिक है तो ASH3 बनेगा, अगर हमारे पास में एंटीमनी है तो SbH3 बनेगा, और अगर हमारे पास में बिस्मथ है तो BiH3 बनेगा। इस तरह के हमारे पास में कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ये हमारे पास में EH3 टाइप जो हाइड्राइड्स बने हैं, इन हाइड्राइड्स की कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे कि ये जो हाइड्राइड बने हैं वो किस तरह की रिएक्टिविटी शो करते हैं, क्या इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, क्या इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक है, बॉन्ड एंगल वगैरह जो भी है, इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें तो हाइड्राइड्स आर जनरली गैसेस, जनरली किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सेकंड इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स व्हेन वी हीट दिस हाइड्राइड देन द डिसोसिएशन ऑफ EH बॉन्ड, यानी हीट की प्रेजेंस में EH बॉन्ड का जो डिसोसिएशन है वो कितने टेम्परेचर पे होगा, कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें NH3 जो है वो स्टेबल होगा, उससे लेस होगा PH3, इससे लेस होगा हमारा ASH3, इससे लेस होगा SbH3, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो होगा BiH3। अब ये जो स्टेबिलिटी जो हमने ऑर्डर लिखा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये ऑर्डर जो हमारे पास में आया है ये ऑर्डर ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और बिस्मथ के जो हाइड्राइड हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। इसके पीछे जो हमारा रीज़न है वो रीज़न मैं यहीं पर ही इंडिकेट कर रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। क्लियर सी बात है, बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें इनकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है,
रिड्यूसिंग कैरेक्टर या हम ये कहें कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होगी NH3 सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, इनसे ज़्यादा PS3, इससे ज़्यादा ASH3, इनसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करेंगे SbH3 और सबसे ज़्यादा शो करेंगे BiH3। यहाँ जो ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के पीछे रीज़न क्या है? रिड्यूसिंग नेचर मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जो इजीली हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। जो जितना ज़्यादा इजीली हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा वो उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। अब हाइड्रोजन इनमें से कौन रिलीज़ करेगा वो हम यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चला था कि इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ये थर्मल स्टेबिलिटी जो वो डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इट मीन्स दैट बॉन्ड कैन बी ब्रेक ईजीली। अब बॉन्ड ईजीली अगर ब्रेक हो रहा है इट मीन्स इट कैन लूज हाइड्रोजन ईजीली। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख सकते हैं ड्यू टू, क्यों है ये, decrease in बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी में डिक्रीज होने के कारण से थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इस ऑर्डर में हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, अब इसमें बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होंगे? बॉन्ड एंगल में चेंज होगा decreases in a group up to down। अप टू डाउन जो है वो इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब ये जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ हम जो बात करें डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल, उसके पीछे रीज़न क्या है? अब यहाँ देखें तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन का साइज सपोज हमने किया ये है। देन उसके बाद में अगर हम देखें फास्फोरस का साइज़ क्या होगा? इससे बड़ा होगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करें आर्सेनिक का साइज़ क्या होगा? और भी बड़ा होगा। अब इनमें जो हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ हमें पता है इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ हम देखें अगर इनसे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, एज ए सिंबल मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड किस पे करता है? HNH या हम ये कहें HEH जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड किस पे करेगा? जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर या हम ये कहें कि बॉन्ड पेयर या हम ये कहें कि लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन फोर्सेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इट मीन्स एक छोटी सी, अगर हम यहाँ पर बात करें कि छोटी बॉल लेते हैं और उसके ऊपर हमने 3 जो हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज किए हैं, फिर उससे बड़ी साइज़ की बॉल में, फिर उससे बड़ी साइज़ की बॉल में, और एक पॉइंट पे हम माने कि इनका लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में यहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होगा। इट मीन्स हियर हाई रिपल्सन फोर्स इज प्रेजेंट। क्लियर। यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है। और यहाँ हम कहें तो यहाँ डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो स्पेस ज़्यादा होने के कारण से ये जो बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के थोड़ा सा पास में रहेंगे। तो इसके लिए हम रीज़न क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू डिक्रीज इन
electronegativity and repulsion force in अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये चीज? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन फोर्स है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिक्रीज इन रिपल्सन फोर्सेस। क्लियर? उसके बाद में यहाँ हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है दैट इज reactivity towards oxygen। reactivity towards oxygen। ऑक्सीजन के साथ में अगर हम बात करें तो 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं they form A2O3 and A2O5 type oxide। A2O3 and A2O5 टाइप ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अब इसमें जो हमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, उन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट तो है इसमें नाइट्रोजन फॉर्म्स मैक्सिमम ऑक्साइड। मैक्सिमम ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज के कारण से इसके जो ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। सेकंड अगर हम इसमें बात करें तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड increases with increasing in ऑक्सीडेशन नंबर, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर हम यहाँ बात करें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, जैसे नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है N2O, सेकेंड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का NO, थर्ड ऑक्साइड लेते हैं हम N2O3, नेक्स्ट ऑक्साइड लेते हैं हम N2O4, नेक्स्ट ऑक्साइड लेते हैं हम N2O5। अब इन सभी के अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इसमें है +2, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ है +3, यहाँ है +4 और यहाँ है +5। क्लियर? तो इनका जो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, इसमें सबसे कम N2O एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा या एसिडिक नेचर होगा, और ये ऑर्डर, इस ऑर्डर के अंदर कंटिन्यूसली इनकी एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? देन उसके बाद में हम बात करें, अब ग्रुप में अप टू डाउन अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो क्या होगा? अप टू डाउन मीन्स नाइट्रोजन से कहां तक बात कर रहे हैं हम? बिस्मथ तक। ठीक है? अप टू डाउन एसिडिक नेचर डिक्रीजेज। अब इसमें हमें जो ये डिक्रीजेज है, इसके लिए हमें ध्यान क्या रखना है? फॉर
सेम ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम +1 ले रहे हैं, तो आगे जितनी भी एलिमेंट हैं सभी का हम कंपेरिजन जो है वो +1 के साथ में करेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, N2O3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है ग्रुप में। इससे लेस होगा P2O3, इससे लेस होगा AS2O3, AS2O3 इससे फिर लेस होगा Sb2O3 और सबसे लेस एसिडिक स्ट्रेंथ होगा Bi2O3। क्लियर है? यहाँ अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के जो हमारे पास ये जो दो कंपाउंड हैं ये एसिडिक नेचर के होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर इन दो कंपाउंड की हम बात करें, ये हमारे पास में एम्फोटेरिक होंगे और नेक्स्ट की अगर हम बात करें ये हमारे पास में बेसिक होगा। क्लियर? अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किसी भी सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पुट किया जा सकता है कि गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। 15th ग्रुप एलिमेंट्स के 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड का आपको एग्जाम्पल देना है। क्लियर है? तो वहाँ पर हम इसको ईजिली कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम बात करें, जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। मेटल्स के साथ में इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स के साथ में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मेटल्स के साथ में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे वो कंपाउंड, उनके अंदर 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी? -3 होगी। जैसे इसके हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ अगर हम बात करें Ca3N2, नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम नाइट्राइड। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कैल्शियम नाइट्राइड। इसके अंदर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें Ca3P2, ये क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड। यहाँ अगर हम देखें फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसी तरह से हम आगे भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी होंगे, जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जिसका नाम थोड़ा सा हम अगर बोलना चाहें तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, Sb, Ca3Sb2, Ca3Sb2, इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम एंटीमोनाइड। कैल्शियम एंटीमोनाइड। यहाँ अगर हम बात करें तो जो हमारे पास में एंटीमनी है Sb, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -3 होगी। क्लियर? तो ये रिएक्टिविटी थी मेटल्स के साथ में। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन।
रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन के साथ में इनकी रिएक्टिविटी को हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो हेलोजन के साथ में अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो EX3 एंड EX5 टाइप के हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। EX3 एंड EX5 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये हमारे पास में दो तरह के हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवरऑल हमारे पास में अगर हम देखें तो दो टाइप के हैलाइड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें से जो हमारे फर्स्ट टाइप के, इसमें जो हम ए पार्ट की बात करें, जो फर्स्ट टाइप के जो हैलाइड हैं वो हैं EX3 टाइप हैलाइड। EX3 टाइप हैलाइड, क्लियर। EX3 टाइप हैलाइड को हमें स्टडी करना है। मीन्स यहाँ पर हम बात करें तो जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के साथ में 3 हेलोजन प्रेजेंट होंगे। 3 हेलोजन प्रेजेंट हैं, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। मीन्स दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन कंपाउंड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा, क्लियर। अब हम इन EX3 टाइप हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें प्रॉपर्टीज़ में हमें जिन पॉइंट्स को कंसीडर करना है, इनमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें जो सेंट्रल एटम है सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम की हम बात करें, इसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा। और इसकी जो ज्योमेट्री है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण से जो ज्योमेट्री हमारे पास होनी चाहिए थी, कैसी होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पर इनमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है जिसके कारण से इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? पिरामिडल। इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल होगी, क्लियर। सेकंड पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें, जो सेकंड पॉइंट हमें प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है, एक्सेप्ट BIF3 all trihalide are कोवलेंट इन नेचर। BIF3 को छोड़कर बाकी जितने भी हैलाइड हैं वो क्या होंगे? सॉरी, ट्राई हैलाइड हैं वो क्या होंगे? कोवलेंट इन नेचर होंगे, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान रखना है, इन ए ग्रुप up to down ionic property of trihalide increases, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमें ध्यान रखना है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज अवर NF3 इज नॉन रिएक्टिव एंड स्टेबल ड्यू टू लेस पोलैरिटी। लेस पोलैरिटी का रीज़न क्या है? जो फजान रूल्स के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कैटाइन और एनाइन, जितने भी हमारे पास में कैटाइन और एनाइन होंगे, इन दोनों का साइज़ क्या है? छोटा है, जिसके कारण से यहाँ पर पोलराइजेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखना है,
सेंट्रल एलिमेंट have one lone pair, so it is act as लुईस बेस। अब इनके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है जिस कारण से ये लुईस बेस की तरह से एक्ट करता है। क्लियर। EX3 टाइप के जो हमारे पास में ट्राई हेलाइड्स हैं, अगर हम इन EX3 टाइप के ट्राई हेलाइड्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। यहाँ हम सेंट्रल एलिमेंट E से मैंने एलिमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट किया है और इसके साथ में 3 हेलोजन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, 3 हेलोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। क्लियर। अगर हम इनको डॉटेड लाइन से इनको कनेक्ट करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह की होगी, पिरामिडल टाइप ज्योमेट्री होगी। एक पिरामिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई देगा इस तरह से, एक पिरामिड टाइप में तीनों की तीनों जो वैलेंसी हैं वो इस तरह से यहाँ पर रहेंगी और एक पिरामिड शेप बनेगी और इसमें जो ऊपर है यहाँ नाइट्रोजन एटम है, इससे जो ऊपर की तरफ रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। क्लियर है। देन इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं, हमारे जो EX5 टाइप के जो हेलाइड हैं, बी पार्ट जो है हमारा इसमें EX5 टाइप हेलाइड, EX5 टाइप हेलाइड। EX5 टाइप हेलाइड की अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। यहाँ हमारे पास में सेंट्रल एलिमेंट है, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि यहाँ 5 हमारे पास में हेलोजन जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ में या सेंट्रल एलिमेंट के साथ में, और इसमें से 3 होंगे प्लेनर ज्योमेट्री में और 2 होंगे इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है। यहाँ इस तरह से अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो जो ज्योमेट्री हमारे सामने बन के आएगी वो ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं इस तरह से तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इस तरह से हमें 2 पिरामिड बनते हुए दिखाई देंगे। मीन्स एक प्लेन के अंदर यहाँ सेंट्रल एलिमेंट है हमारे पास में, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर। अब इन 3 हेलोजन के साथ में एक इस प्लेन से ऊपर की तरफ, एक इस प्लेन से ऊपर की तरफ और दूसरा इस प्लेन के नीचे की तरफ। ठीक है। यानी कि एक प्लेन में हमारे पास में यहाँ पर 3 हेलोजन आ जाएंगे और एक प्लेन के इधर रहेगा और एक प्लेन के इस साइड में रहेगा, जिससे बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। इसके अंदर हमें देखना है तो जो सेंट्रल एलिमेंट है उस सेंट्रल एलिमेंट पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी ज्योमेट्री। ठीक है। और सबसे स्पेशल पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, नाइट्रोजन does not form पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसके लिए आगे हम स्टडी करेंगे इसकी एनामोलस बिहेवियर। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, और
हर ग्रुप के अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर जो है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। क्यों करता है, इसमें रीजन क्या होता है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। किसके कारण से करता है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण से। क्लियर, इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है जिसके कारण से एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद में जो एनामोलस बिहेवियर है, नाइट्रोजन क्या किस तरह के एनामोलस बिहेवियर शो करता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों शो करता है, और इस ग्रुप के यानी 15th ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स की स्टडी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो हैव अ गुड